हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल श्रीजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आरडीसी 10th क्लास का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का, उसका जो सेक्शन ए है वो। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपके 12 MCQ टाइप के क्वेश्चन है। उसमें जो फर्स्ट वाला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। तो देखो 12 और 15 का आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो एलसीएम के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो एलसीएम के लिए 12 एंड 15 दोनों का साथ में करेंगे। तो प्राइम जो नंबर है उससे अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे लिस्ट जो प्राइम नंबर होता है 2, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का अगर 12 और 15 किसी एक में भी डिवाइड जा रहा है तो 2 का अपन डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 का 12 में जा रहा है 6 टाइम, 15 में नहीं जाएगा, 15 एज इट इज आ जाएगा। अब 6 में वापस 2 का जा रहा है तो 2 का चला जाएगा 3 टाइम एंड 15 एज इट इज आ जाएगा। 3 और 15 में 3 का डिवाइड जाएगा, तो 3 का 3 में 1 टाइम जाएगा, 15 में 5 टाइम। अब 1 और 5 में 5 का देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1। तो अब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आए, इन सभी फैक्टर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एलसीएम होगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इन सब का मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 60। तो 12 एंड 15 का जो एलसीएम है वो आपका आ गया 60। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, ठीक है। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को वापस 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का वापस 3 में 1 आ जाएगा। 15 में 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है ना। तो 3 का 15 में 5 टाइम, 5 का 5 में 1, 5 का 5 में जाएगा 1 टाइम। अब क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है उनको लिख देंगे। जैसे 12 को अपन ने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 को लिख दिया आपने 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैं यहाँ पे 3 को 3 के नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 और 3 का एक पेयर बन जाएगा। तो एक ही अगर पेयर बन रहा है तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो अगर 2 पेयर बनते हैं, मान लो 2 का एक और पेयर बन जाता तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। लेकिन एक ही पेयर हो तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 एंड 15 का एलसीएम तो आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 3, ठीक है बच्चों। अब करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। इसका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है आपका, 3x² प्लस 4x माइनस 2 इज, क्या पूछा जा रहा है आपको, ये जो आपका पोलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो जीरोज कैसे फाइंड करोगे। तो देखो पोलिनोमियल को ध्यान से देखना, कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2 है। तो जितनी आपकी डिग्री है उतने ही आपके जीरोज हो जाएंगे। तो इस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री क्या है, 2। अब डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर। तो x की जो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज भी क्या आ जाएंगे, 2। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, the coordinate of origin r, the coordinate of origin r। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली, 0,0 होते हैं और इसको O से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच पेयर इज सेटिस्फाई द लाइन्स इक्वेशन, the lines equation 2x plus y is equal to 6। मतलब आपको एक लाइन की इक्वेशन देगी 2x plus y is equal to 6। अब चार ऑप्शन में से कौन सा पेयर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, x और y की क्या वैल्यू पुट करेगी, मेरे को 6 मिल जाए, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू जिस पे LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो चारों ऑप्शन को अपन चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अगर ये दोनों वैल्यू पुट करते हो LHS में तो क्या आता है, तो 2 × 1 + 2, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा आपका 4, जबकि RHS में क्या है 6। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन है आपका 2,1, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 5। ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है आपका 2,2, मतलब x भी 2 पुट करना है, y भी 2 पुट करना है, तो 2 × 2 + 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब 2,2 जो है इस लाइंस को क्या कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 2,2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच condition the roots are not real in quadratic equation ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें आपको वो कंडीशन लिखनी है जहाँ पे क्या हो, रूट्स क्या हो, नॉट रियल हो। अब नॉट रियल का मतलब क्या है, रियल नहीं है, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी। तो आपको इमेजनरी रूट्स वाली कंडीशन पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना, 3 कंडीशन याद में रखनी, 3 कंडीशन ध्यान में रखनी। कौन सी रखनी, फर्स्ट कंडीशन है आपकी इफ़ b² - 4ac, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन आपके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन है, बी वाली कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी है, इफ़ b² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, तब आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी है, इफ़ b² - 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू इसकी आ जाए, तो आपको जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, इमेजनरी रूट्स की कंडीशन पूछ रहा है, तो इमेजनरी रूट्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी b² - 4ac लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द कॉमन डिफरेंस
तो कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी, एक एपी गिवन है, उसका आपको कॉमन डिफरेंस बताना। एपी क्या है देखो, 3, 7, 11, 15 विल बी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका कोई भी एपी है उसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, जैसे 3, 7 जो रेगुलर टर्म्स आ रही है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है। 3, 7, 7, 11, 11, 15 इनका जो डिफरेंस है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका डिफरेंस कर लो, वो क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे 7 और 3 का ले लो डिफरेंस, या 11, 7 का ले लो, 15, 11 का ले लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 7 और 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 - 3 क्या आ जाएगा 4, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य क्या बात है, तो ध्यान ये रखना है कि आपको बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। ऐसा नहीं कि आप 3 - 7 कर दो, 7 - 3 करना है, ठीक है। फिर यहाँ अगर इन दोनों का ले रहे हो तो 11 - 7 करना, 15 - 11 करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है देखो, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 cos 45 विल बी, इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डायरेक्ट sin 45 और cos 45 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो sin 45 की वैल्यू टेबल से आ जाएगी आपकी 1/√2 एंड cos 45 भी आपका क्या होगा 1/√2। तो यहाँ पे ऊपर तो 1 आ जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका हाउ मैनी टेंजेंट्स, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, मतलब क्या पूछा जा रहा है आपको, किसी भी सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो कोई भी सर्कल मैं बना रहा हूँ, अब टेंजेंट क्या होगी, एक लाइन है जो टेंजेंट को टच करके जा रही है, जैसे ये एक टेंजेंट होगी, ठीक है ना, ये एक टेंजेंट होगी, ऐसे बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हो, ये एक टेंजेंट होगी टच करके जाएगी यहाँ से, ठीक है सर्कल को, ये एक टेंजेंट होगी, ये एक टेंजेंट होगी। तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट आप मैक्सिमम बना सकते हो, तो कितनी बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। किसी भी सर्कल पर आप किसी एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच वन, which one of the formula to find area of circle, to find area of circle, आपको क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 22.7 और 3.14, और आर आपकी क्या होगी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आपको पूछा है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का 10th क्वेश्चन है आपका, इफ ए हाइट of a cylinder is 11 centimeter and its CS curved surface area is 968 centimeter square, then the radius of cylinder will be. क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। दो चीज़ आपको गिवन है, हाइट गिवन है, तो हाइट कितनी 11 सेंटीमीटर एंड सी ए से आपको गिवन है, सी ए से हो जाएगा आपका 968 और आपको क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछी जा रही है। ठीक है, तो सी ए से का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। सी ए से आपको गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सी ए से का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है ना, 2πRh, ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर लो, 2 पाई आ जाएगा आपका 22.7 हो जाएगा। आर आपको फाइंड करना, आर को एज इट इज लिख दो एंड एच हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायरेक्ट आप काट सकते हो, 22 से ये कट जाएगा, 968 44 टाइम, ठीक है, 11 से 44 कट रहा है 4 टाइम, 2 से 4 कट रहा है 2 टाइम, ठीक है। तो क्या बचा, इधर R/7 बचा और 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी काट लो, R/7 बचा और इधर आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R की वैल्यू 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 7 × 2, R आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सिलेंडर का आपकी जो रेडियस होगी वो क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मोड पूछ रहा है। देखो मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7 4 5 3 4 3 4 1 2, ठीक है ना। इज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए हैं इतने, इनका आपको मोड पूछा। अब मोड कैसे फाइंड करते हैं, देखो इनमें से सबसे ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान से देखो ऐसा कौन सा नंबर है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 3 आपका 2 टाइम आ रहा है, 7 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है, 1 और 2 भी 1 टाइम है। लेकिन जो 4 है आपका, ध्यान से देखो 4 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, मतलब 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। तो आपका मोड भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मोड क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ए डाई इज थ्रोन, a die is thrown once, die is thrown once, then the probability of getting a prime number, क्या होगी, ठीक है ना। आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जा रही है प्राइम नंबर की, ठीक है ना। और क्या गिवन है आपको एक ये गिवन है कि एक डाई को 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, वंस थ्रो कर रहे हैं, तो आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं और फेवरेबल आउटकम क्या होता है। जैसे किसी भी डाई को थ्रो कर रहे हो तो क्या क्या संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, वो तो हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है ना, तो जैसे किसी भी डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5 और 6, ये 6 आ सकता है। ठीक है ना, तो ये तो आपके 6 तो क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और फेवरेबल जो आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्राइम नंबर, वो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन सी इनमें से देखो, 2 प्राइम नंबर हो जाएगी, 3 होगी, 5 होगी। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए, 1, 2, 3 हो गए, और टोटल पॉसिबल कितना है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल तो 6 है और फेवरेबल क्या हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू टाइप के। अब अपन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ओपन करते हैं। यह आपका 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज ए नंबर। कौन सा नंबर, और आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखो √5 को देखो ध्यान से, √5 कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी डिजिट जिनका कोई परफेक्ट रूट नहीं होता, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया, इनका कोई परफेक्ट रूट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट रूट जैसे 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, वैसे इनका कोई परफेक्ट रूट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी नंबर जिनका कोई परफेक्ट रूट नहीं होता वो आपकी क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ये सभी क्या है आपकी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में देखो मैं किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, इरेशनल में किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो इरेशनल ही मिला। तो यहाँ पे √5 तो इरेशनल है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी पूरी इरेशनल। और इरेशनल में कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी इरेशनल ही रहेगा। तो अगर इसमें कुछ 3 ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी भी आपकी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर ही रहेगी। ठीक है ना, तो इरेशनल में कुछ भी मल्टीप्लाई करो या प्लस करो वो इरेशनल ही रहने वाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर क्या है, 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है ना, देखो सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। इसके लिए आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सिमिलर क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, देखो जैसे मैं कोई सर्कल बना रहा हूँ, अब इसके जैसा का जैसा सेम साइज का एक और सर्कल बना लूँ मैं, जैसे ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल बना लेता हूँ, सेम एक जैसा दिखने वाला हो वो, और इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस भी सेम हो, तो ये तो आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन एक और में इसके जैसे ही, मतलब साइज कॉन्ग्रुएंट में साइज सेम होनी चाहिए, लेकिन सिमिलर में जैसे मैं एक छोटा 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का बना लेता हूँ। देखो देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन साइज़ क्या है, छोटी बड़ी है। ठीक है, तो साइज़ जब छोटी बड़ी और देखने में एक जैसे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो आपका जो सभी जो ट्राइंगल्स होते हैं छोटे बड़े सब क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते सब। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर इसमें क्या आ गया, सिमिलर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3,
वैल्यू ऑफ tan 30 tan 60 इज tan 30 मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, ठीक है, और दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट टेबल से वैल्यू पुट कर लो। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3 एंड tan 60 हो जाएगा √3। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो कैंसिल हो जाएंगे, √3 से √3। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एंगल बिटवीन a tangent and a radius of circle। a radius of circle is, क्या पूछा जा रहा है आपको, किसी सर्कल की टेंजेंट है, एक तो टेंजेंट है, एक रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, ठीक है ना। तो देखो कोई भी सर्कल है, ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको याद रखना, ये जो एंगल होता है आपका वो कितना होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल आपका ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। आंसर क्या आ गया, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर्मूला है ऑफ फाइंडिंग मीन। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन फाइंडिंग करने का फॉर्मूला आपको पूछा जा रहा है ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना। ग्रुप्ड डाटा, अब देखो डेटा दो टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप्स। ग्रुप डाटा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक होता है ग्रुप, एक होता है अनग्रुप्ड। जैसे आपको कभी कभी टेबल ऐसी आती होगी, क्वेश्चंस में आपने देखा होगा 2 3 5 4 और फ्रीक्वेंसी कुछ भी आ जाए, ठीक है, 7। तो ये तो आपका अनग्रुप्ड, मान लो आपको डिजिट दे रखी है, एक्स में क्या दे रखी है, डिजिट दे रखी है, तो ये तो अनग्रुप्ड हो जाएगा। और कभी कभी एक्स में क्या आता है, ऐसे ग्रुप में आ जाता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है ना। तो ये आपके क्या किस टाइप के डाटा है, ग्रुप्ड डाटा, क्या है, ग्रुप। और ये क्या है, अनग्रुप्ड। तो जब ग्रुप्ड डाटा आपको गिवन हो तो क्या पूछा जा रहा है, आपको मीन कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला आपको पूछा जा रहा है, ओनली फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इसमें, समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और फिल इन द ब्लैंक्स का जो फाइनल क्वेश्चन है वो है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। इम्पॉसिबल इवेंट इज मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि देखो 2 इवेंट होते हैं, एक तो इम्पॉसिबल, एक श्योर इवेंट। तो जो श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट का मतलब क्या हो गया, जो 100% हो गई होगा, श्योर है, तो उसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। श्योर की 1 होती है और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट खत्म होता है। अपन करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका फाइंड द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन
find the condition of unique solution for pair of linear equation in two variables। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपको? कंडीशन पूछी जा रही है। कौन सी कंडीशन पूछी जा रही है? यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? देखो 3 कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो लाइंस क्या होती है आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो गया? ऐसी लाइंस हो जाएगी जो किसी एक पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है ना, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन आपको क्या याद में रखनी है? इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पे लाइंस आपकी हो जाएगी पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस ऐसी होगी जो कभी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और थर्ड एंड फाइनल कंडीशन है आपकी, जब तीनों आपस में क्या आ जाए? इक्वल हो जाए। a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो ये कंडीशन जब हो तो लाइंस कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। ठीक है ना, तो ये हर पॉइंट पे मिलेगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो यूनिक सॉल्यूशन का आपको पूछा जा रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन कहाँ आएगा? यहाँ आ रहा। जब लाइंस क्या हो? इंटरसेक्टिंग। तो ये वाली इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन आपको पूछी जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एग्जाम में आपको इतना सब नहीं लिखना, ओनली ये वाली कंडीशन लिखनी है, इतना सा लिखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, राइट द श्री धराचार्य फॉर्मूला। आपको श्री धराचार्य फॉर्मूला पूछा जा रहा है। श्री धराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब आपको ये आपको इक्वेशन गिवन है आप ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप की, तो श्री धराचार्य फॉर्मूला मतलब क्या फाइंड करने का? रूट्स फाइंड करने का। इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का जो श्री धराचार्य फॉर्मूला है आपका, वो आपको लिखना है, ओनली फॉर्मूला लिखना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? जब इक्वेशन आपकी ये वाली है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला याद रखना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। अब यहाँ पे ABC आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। a आपका कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x है एंड c कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? श्री धराचार्य फॉर्मूला हो जाएगा। ओनली आपको फॉर्मूला लिखना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द सम ऑफ। फाइंड द सम ऑफ। फाइंड द सम ऑफ। एक एपी आपको गिवन है 2, 5, 8, 11 और अप टू बोल रहा है 12th टर्म।
कहाँ तक 12 टर्म, मतलब 12 टर्म का, इस एपी की 12 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं अपन एपी से क्या क्या आपको दिख रहा है। फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, डी कॉमन डिफरेंस कितना 5 - 2 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन की वैल्यू आपकी 12 है, जितने भी टर्म का आपको सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। तो ए एन डी की जो तीनों वैल्यू है वो अपन यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो एन आपका 12 हो जाएगा, 12/2 2a, तो 2 × 2 प्लस n-1, एन की वैल्यू 12 है तो 12 - 1 11, और डी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 33, 6 × 37, और 6 और 37 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 2, ठीक है ना, 222 आ जाएगा। तो ये आपका 12 टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, इफ रेशियो of two similar triangle, ratio of two similar triangle is 4:9, ठीक है ना, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 4:9। द फाइंड find the ratio of areas of these two triangles। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो क्या गिवन है, साइड का रेशियो गिवन है 4:9, और क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ एरियाज। ठीक है, तो कभी भी साइड का रेशियो गिवन और एरिया का रेशियो पूछे तो साइड के रेशियो का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, तो आपका एरिया का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4² रेशियो 9², दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 16:81। तो आंसर आपका आ जाएगा 16:81। ठीक है, और अगर एरिया का रेशियो गिवन है और साइड का पूछे तो स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसके वैल्यू पूछी जा रही है आपको, sec 40 अपॉन cosec 50 माइनस sec 50 cosec 40। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको पूछी जा रही है। तो क्या करोगे यहाँ पे, आपको क्या करना है, किसी भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी भी एक को चेंज करना है। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ न्यूमरेटर, ठीक है, सेक, खाली एंगल को चेंज करना है, जो भी एंगल है उसको 90 माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो 40 को 90 माइनस में क्या लिखेंगे, 90 माइनस 50 cosec 50। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी ऊपर 50 को लिखूंगा 90 माइनस 40, और ये हो जाएगा cosec 40। अब देखो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला होता है आपका sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा, cosec 50 माइनस sec 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, cosec 40। ठीक
ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 1 आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कैसे करोगे, फाइंड करनी, ठीक है ना इसकी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा दोनों, तो 9 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 9। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एट ए टाइम द शेडो ऑफ ए टावर, द शेडो ऑफ ए टावर is equal, shadow of a tower is equal to height of tower, to height of tower, ठीक है। find the angle of elevation, find the angle of elevation आपको पूछा जा रहा है, कैसे करोगे, देखो इसका डायग्राम बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बनाया करो आप। तो कोई टावर है आपका ऐसा, इसकी लेंथ ऑफ शेडो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ABC आपका ट्रायंगल ले लो, और हाइट ये वाली हो जाएगी आपकी, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें रिलेशन बन रहा है, हाइट और शेडो, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, tan का। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन हो जाएगा BC। अब जब ये दोनों इक्वल है, क्या बोला जा रहा है, हाइट एंड शेडो दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। 10 में 1 कहाँ होती है वैल्यू, 45 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या आएगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक डायग्राम गिवन है ऐसा, डायग्राम गिवन है आपको ABC, ये आपका 90 डिग्री गिवन है, ये साइड आपकी 10√3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एंगल आपको थीटा है। इस एंगल में आपको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इन गिवन फिगर, मतलब आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखो, ये आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन बनेगा, tan का बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं tan अपॉन बेस आपका 10√3। तो 10 से 10 कट गया, तो यहाँ क्या आएगा 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही 1/√3। अब 1/√3 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 10 में आप tan 30 से, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल विच सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल ए ओ बी। तो डायग्राम बना देता हूँ। एक आपका सर्कल है, ठीक है, दो टेंजेंट आपकी पी ए और इधर से आ जाएगी आपकी पी बी, ठीक है। ये तो ये आपका पी ए होगी टेंजेंट और ये आपकी पी बी होगी। अब क्या गिवन है, और सेंटर जो है सर्कल का वो ए हो जाएगा, और दोनों जो आपकी टेंजेंट है उनके बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री गिवन है। और आपको पूछा जा रहा है ए ओ बी, मतलब आपको ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे चीज़ पहले भी बताई मैंने, ये वाला जो एंगल होता है ना टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। ये भी टेंजेंट है, ये रेडियस, ये वाला एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी ए ओ बी, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की बात करना है तो इन पी ए ओ बी, ठीक है। तो पी ए ओ बी में क्या कर देते हैं, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होता है, ठीक है। तो चारों एंगल का सम कर लो, 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी, और चारों का सम आपका हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80 प्लस 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपका 360 हो गया ना, 260 हो गया, सॉरी 90 और 90 180 और 60 260, तो ये हो गया 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी यहाँ से आ जाएगा 360, ये माइनस हो जाएगा 260, तो एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 100 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एंगल ए ओ बी कितना आ गया 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बोला जा रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू द रेशियो 2:1 मेजर द टू पार्ट्स। मतलब आपको 9 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट, और उसको 2:1 में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या कर दो, आप 9 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दो, लाइन सेगमेंट बना लिया आपने, ठीक है ना, ए बी। अब कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी एक ए और बी दोनों सिरों में से किसी एक पे क्या कर देता हूँ मैं, एक्यूट एंगल बना देता हूँ, कोई भी बना लो 30 60 कोई भी एक्यूट एंगल बना दिया। तो ये आपने एक्यूट एंगल बना दिया, मान लो 60 डिग्री का बना दिया, ठीक है ना, कोई भी एक्यूट एंगल बना लो। अब क्या करना है, जो भी रेशियो है उसको ध्यान से देखो, 2:1 है, तो यहाँ पे इनका सम जब करोगे तो 2 + 1 कितना आएगा 3। तो आपको एक सेम आर्क लेना है, ठीक है ना, और 3 आर्क आपको कट करना है यहाँ पे, A1 सेम लेंथ का, ठीक है ना, सेम लेंथ के 3 आर्क, A2 A3, 3 आर्क आपको बनाने। ये एक्यूट एंगल आप ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है ना, 3 आर्क आपने बना लिया। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला आर्क है ना A3, उसको क्या करना है, स्केल से B से मिला दो, डायरेक्टली मिला दो, A3 को B से मिला दिया। अब क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, आगे वाला रेशियो क्या है, 2 है, ठीक है ना, आगे 2 है, इसका मतलब A2 से आपको एक और लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी। तो कैसे करोगे, देखो कोई भी आप एक खोल लेना और आर्क यहाँ से ऐसे घुमाओगे, सेम आर्क आप A2 पर रख के भी घुमाओगे, ठीक है। और अब क्या करना है, ये जो मेजरमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये मेजरमेंट, ये नाप लो आप, ये कितना, उतना का उतना एंगल यहाँ पे रख के आपको एक आर्क कट करना है, ठीक है ना। फिर इसको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इसके A3B के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ होगी, इसको आप C दे दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो देखो डिवाइडेशन हो गया A, C और B, तो ये वाला जो आपका पार्ट है वो 2:1 वाला है, ये वाला आपका पार्ट है 1:1 वाला। तो AB जो आपका लाइन सेगमेंट होगा क्या हो गया
2:1 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेजर भी लिखो दोनों की, कि AC कितनी है, 2 वाला पार्ट कितना है, और BC कितनी है, ठीक है, 1 वाला पार्ट। तो ये कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। AC जो है, तो AC का रेशियो कितना है 2, सम कितना हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई किससे, टोटल कितनी है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, तो AC आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब BC फाइंड करनी, तो BC का रेशियो कितना है 1 है, 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 3 1 जा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो BC आपकी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी मेजर भी आ गई 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वो जो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter if angle of sector, और क्या गिवन है, if angle of sector is 60 डिग्री, ठीक है ना। देखो क्या क्या गिवन है आपको, एक तो गिवन है आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो थीटा है ना, एंगल ऑफ सेक्टर वो 60 डिग्री। देखो सेक्टर होता क्या है, एक सर्कल हो जाएगा आपका, ये आपकी रेडियस सेंटर O हो जाएगा, ये दोनों आपकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये आपका एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो आपका एरिया है इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, आपको याद रखना है, पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है ना। ये एरिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब वैल्यू पुट कर लो, पाई हो जाएगा 22.7, रेडियस आपकी कितनी है 6, स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6, थीटा आपका 60 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 360, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है। 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 6 से कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर, और एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और पॉइंट डेसिमल में भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट टाइप का, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, एक बॉक्स है आपका, ठीक है ना, एक बॉक्स है। अब एक बॉक्स में कौन कौन सी बॉल है, 3 तो आपकी ब्लू बॉल्स है, 3 तो ब्लू है, ठीक है, 2 वाइट है, और 4 आपकी रेड बॉल्स है, ठीक है ना। एक बॉक्स में ये बॉलें रखी हुई है। अब ऐसा बोल रहा है कि इफ ए बॉक्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉल क्या करना है आपको इस बॉक्स में से रैंडमली निकालनी है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी द ब्लू बॉल, अब एक बॉल निकाले तो उसके ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जा रही है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जो टोटल बॉल्स है वो आ जाएगी। तो टोटल बॉल्स क्या हो जाएगी 3 + 2 + 4, और फेवरेबल में क्या आ जाता है, जो आपको पूछा जा रहा है ब्लू बॉल का पूछा जा रहा है, तो ब्लू बॉल कितनी 3, तो फेवरेबल में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6 + 3 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो जो ब्लू बॉल है उसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। तो बच्चों ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। जो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए यहाँ पे आपका पूरा हो जाता है।
अब सेक्शन बी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आगे का देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें आप।